Hello students, welcome back to the second part of the video, theme 15, class 12th history, that is framing the constitution. In the first part we have talked about up to the portion how these rights can be defined. Now in this video we will be talking about the powers of the state, language of the state, and there was a fear of domination of the people. There was much debate in the Constituent Assembly on the topic of respective rights of the central government and the states. Several members of the Constituent Assembly along with the Jawaharlal Nehru were in favor of strong center. Pandit Nehru in a letter to the President of the Constituent Assembly wrote, "The partition is a settled fact. It would be injurious to the interest of the country to provide for a weak central authority, which would be incapable of ensuring peace, of coordination, and vital matters of common concern." फ्रेंकली स्पीकिंग, जो पार्टीशन हुआ था, विभाजन हुआ था, उसमें देखा गया कि बहुत सारा नरसंहार होता है, बहुत सारे राइट्स होते हैं, एंड थिंग्स कुड नॉट बी कंट्रोल्ड, एंड पीपल हैड ए बिलीफ दैट स्ट्रॉन्ग सेंटर कैन डील ऑल दिस. और कहा गया कि जो अगर वीक सेंट्रल अथॉरिटी होगी, केंद्र सरकार कमज़ोर होगी, तो वो शांति स्थापित नहीं कर पाएगी. इसी के आगे अगर हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स की बात करते हैं. वो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट. हम सब जानते हैं जो सब्जेक्ट्स हैं जो यूनियन लिस्ट में डाले गए थे, उन पर सिर्फ केंद्र सरकार ही कानून बना सकती थी. स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट बना सकती थी, और कंकरेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स डाले गए थे वो दोनों ही गवर्नमेंट पर सरकार, दोनों ही सरकारें उस पर लेजिस्लेट कर सकती थी. If you see over here, the constitution makers were a bit biased towards the central government. They wanted to give more power to the central government so that central can dominate. No doubt about this. And you can see in the note 1 and note 2 I had written, the union also had a control of minerals and key industries. And one article 356 is there in the constitution which was used many times in independent India. You can see the central government had the authority to sack the state governments on the recommendation of governor. There was a system of fiscal federalism, राजकोषीय संघवाद. राजकोषीय संघवाद. Constitution mandated for a complex fiscal federation. बेसिकली अगर आप ध्यान से देखिए तो सरकारें चलेंगी कैसे, उनके स्रोत, उनका आय का स्रोत क्या होगा. ओके, उसके लिए डिफाइन किया गया कि टैक्स लाइक कस्टम ड्यूटीज़, कंपनी टैक्सेस, ये सारी की सारी केंद्र सरकार के पास रहेंगी. इनकम टैक्स, एक्साइज ड्यूटीज़, ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार आपस में बांट लेंगी. एंड लैंड एंड प्रॉपर्टी टैक्सेस, सेल टैक्स एट्सेट्रा आर लेवीड एंड कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. तो स्टेट गवर्नमेंट को ये अधिकार दिया गया था. अब बहुत से लोग ऐसे थे जो इस बात में बिलीव करते थे कि साहब केंद्र को बहुत मजबूत करने से राज्य सरकारों का मामला, फेडरलिज्म का कंसेप्ट समाप्त हो जाएगा. तो इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व का नाम है के संतनम, जो कि मद्रास से आते हैं. ही स्ट्रांगली डिफेंडेड द राइट्स ऑफ द स्टेट्स. ही आर्ग्यूड दैट ए रीएलोकेशन ऑफ पावर्स वाज नेसेसरी नॉट ओनली टू स्ट्रेंथन द स्टेट्स बट आल्सो द सेंटर. वो कहते हैं अगर सेंटर के पास बहुत सारा काम मिलेंगे तो ओवर बर्डन हो जाएगा और अपनी ड्यूटीज़ को अच्छे से डिस्चार्ज नहीं कर पाएगा. Center will be more strong by transferring some of its rights to state. He was in different kind of opinion. He said if you transfer certain powers from the central government to state governments, probably central will be more powerful. Even he said कि proposed allocation of powers to state would cripple them. He said कि whatever the system have been made as if now in the constitution, इसके द्वारा वो राज्यों को पंगु बना देगा, प्रांतों को खोखला कर देगा. फिजिकल प्रोविजंस वुड एम्पावर द स्टेट. भाई जब आपके पास पैसे नहीं आएगा, आपके पास आय का स्रोत नहीं आ पाएगा, तो आप क्या करेंगे, कैसे कोई भी योजना चला पाएंगे. तो उनका मानना था क्या बार बार हम केंद्र सरकार के पास जाएंगे, हर चीज़ के लिए मांगते रहेंगे. तो उनका ये कहना था कि साहब स्टेट गवर्नमेंट को भी काफ़ी स्वायत्तता दी जानी चाहिए, उसको काफ़ी पावर दिया जाना चाहिए.
अगर उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि अगर ये ऐसा चलता रहा तो आगे चल करके प्रोविंसेस वुड राइज इन रिवॉल्ट अगेंस्ट द सेंटर, केंद्र सरकार के खिलाफ बगावत कर सकती हैं, उनका ऐसा मानना था। अब इसके विपक्ष में देखिए तो बहुत से लोग ऐसे लोग थे जो चाहते थे कि साहब एक शक्तिशाली केंद्र की व्यवस्था होनी चाहिए, और इसमें सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू का नाम आता है। ही वॉज अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ स्ट्रॉन्ग सेंटर। मैंने भी थोड़ी देर पहले भी बताया कि क्यों ऐसा सोच रहे थे वो। अम्बेडकर हिमसेल्फ was the chairman of drafting committee. He demanded for a strong center and united center. He demanded for a strong center and united center, much stronger than that of Government of India Act 1935 provided. वो उससे भी ज़्यादा सख्त केंद्र सरकार चाहते थे, ऐसा सरकार जो मजबूत सरकार चाहते थे केंद्र सरकार की, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट के द्वारा प्रोवाइड की थी, उससे भी ज़्यादा। उनका मानना था कि स्ट्रॉन्ग सेंटर कैन ओनली स्टॉप दिस कम्युनल फ्रेंजी। पार्टीशन के टाइम में जो कम्युनल राइट्स हुआ, उन्होंने बहुत बुरा छाप छोड़ा था उस वक्त के लोगों के दिमाग पे। तो वो चाहते थे कि कम्युनल राइट्स को अगर रोकना है, पूरी तरह से समाप्त करना है, तो स्ट्रॉन्ग सेंटर की आवश्यकता ज़रूरी है। बालकृष्ण शर्मा जो कि उन्होंने भी कहा कि साहब अगर आप स्ट्रॉन्ग सेंटर देंगे तो इट विल बी ईजी टू मोबिलाइज इकोनॉमिक रिसोर्सेज, इट विल बी ईजियर टू हैव अ प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन एंड टू डिफेंड द कंट्री। गोपाल स्वामी अयंगर भी कुछ इसी प्रकार की भावना से ग्रसित होते हैं। उनका मानना था कि सेंटर शुड बी मेड एज स्ट्रॉन्ग एज पॉसिबल, जितना आप मजबूत बना सकते हैं, और इसके पीछे कारण वही थे। ठीक है, कांग्रेस का क्या व्यू था, ये अपने आप में एक जानने वाली बात है कि पार्टीशन से पहले कांग्रेस क्या सोचती थी और पार्टीशन के बाद क्या कांग्रेस सोचती है। पार्टीशन से पहले टू कैटर द नीड्स ऑफ मुस्लिम लीग, they wanted to have more and more autonomy and rights for the provinces and state governments. Whereas after the partition, what happened? Muslim League was not existing in India, so they changed their opinion in the given circumstances. तो ये है कि कांग्रेस का पहला व्यू क्या था, पार्टीशन से पहले वो क्या चाहते थे, कितने कैसा होना चाहिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार, और उसके बाद कैसा हो गया। अब हम एक और इम्पॉर्टेंट इशू की बात करेंगे कि राष्ट्र की भाषा क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी द लैंग्वेज ऑफ द नेशन। इस पर बहुत गहरी डिबेट की गई, और कौन अलग अलग लोग भाषाएं बोलते हैं, सबकी संस्कृति अलग है इस देश में, तो ऐसी कौन सी भाषा चुनी जाए, अपने आप में बड़ा ही एक विराट प्रश्न था कि इसको कैसे हल किया जाए। तो यू कैन अंडरस्टैंड बाई 1930s कांग्रेस हैड एक्सेप्टेड दैट हिंदुस्तानी आर्ट टू बी नेशनल लैंग्वेज। कांग्रेस ये मान के चल रही थी कि हिंदुस्तानी, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट हिंदुस्तानी इज, इट्स नॉट हिंदी। हिंदुस्तानी यू कैन अंडरस्टैंड ए ब्लेंड ऑफ हिंदी एंड उर्दू, which you can say it was a multicultural language ideal for communication between diverse communities. Look at the diversity of India. वैरायटी है, लैंग्वेज में हमारे है, कल्चर में है, रिलीजन में है, खान पान में, एवरीथिंग इज डाइवर्स। तो ऐसे देश में हिंदुस्तानी एक ऐसी लैंग्वेज मानी जा सकती थी जो कि आपस में हम इजीली कन्वर्स कर सकते थे। महात्मा गांधी क्या चाहते थे? महात्मा गांधी ने भी कहा कि हिंदुस्तानी should be neither संस्कृताइज्ड हिंदी नॉर पर्सनलाइज्ड उर्दू बट ए हैप्पी कम्बिनेशन ऑफ बोथ। उनका मानना था कि हमारी भाषा ऐसी होनी चाहिए जिसमें कि बहुसांस्कृतिक भाषा हो, जो विविध समुदायों के बीच संचार की आदर्श भाषा हो सकती है, और उसके लिए उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। बहुत से लोगों ने जो हिंदी के हिमायती थे, यू कैन सी प्री फॉर हिंदी, जो हिंदी की हिमायती थी, इसमें एक बहुत ही बड़ा नाम आता है आर.वी. धुलेकर का, जो यूनाइटेड प्रोविंस से थे। उनका मानना था कि हिंदी भी यूज्ड एज ए लैंग्वेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। वो चाहते थे कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाए, और उन्होंने इसके लिए जो बहुत ही प्रभावशाली और ऐसा वक्तव्य दिया जिससे कि हिंदी और नॉन हिंदी वालों में बहुत ज़्यादा तनाव पैदा हो गया। एंड देयर वाज ए वेरी हीटेड डिबेट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और इससे बहुत से लोग जो नॉन हिंदी स्पीकिंग थे, दे गॉट एक्साइटेड, आई मीन दे गॉट offended, I will say. Obviously they got offended and they have given their various kinds of logics behind this. Then जो लैंग्वेज कमेटी हमारी बनाई गई थी, लैंग्वेज कमेटी हैड ब्रॉट सर्टन रिकॉन्सिलिएशन, और जिससे कि डेडलॉक को तोड़ा जा सके। तो उन्होंने 3 बातें बताई, हालांकि उन्होंने इसे अपने पास रखा था, उसको डिक्लेयर नहीं किया, इसको पूरी तरह से उन्होंने
डिक्लेयर नहीं की, मतलब उन्होंने कहा, सुझाव दिया था कि और कि किस प्रकार से इसको हम रोक सकते थे, अपनी रिपोर्ट पेश कर चुकी थी, लेकिन उन्होंने इसको डिक्लेयर नहीं किया था। तो क्या कहते हैं देखिए कि हिंदी इन ए देवनागरी स्क्रिप्ट वुड बी ऑफिशियल लैंग्वेज बट ट्रांजिशन टू हिंदी वुड बी ग्रेजुअल, एक बात कही। दूसरी बात कही, इंग्लिश टू कंटिन्यू फॉर ऑल ऑफिशियल पर्पजेज फॉर द फर्स्ट 15 ईयर्स। और तीसरी बात जो उन्होंने बताया कि ईच प्रोविंस वॉज टू चूज वन ऑफ द रीजनल लैंग्वेजेज फॉर ऑफिशियल वर्क विद इन द प्रोविंस। तो इससे उन्होंने सिचुएशन को पैसिफाई करने की बात, स्थिति को नियंत्रण में लाने की बात की, जो एक स्थिति विस्फोटक होती जा रही थी भाषा के नाम पर। अब कुछ लोग ऐसे थे जिनको लगा कि साहब ये डोमिनेशन हो जाएगा, हिंदी डोमिनेट कर जाएगी, फिर क्या होगा, इससे तो बहुत गलत हो जाएगा। तो इसमें एक नाम आता है श्रीमती जी दुर्गाबाई का। उन्होंने कहा कि शी हैड एक्सेप्टेड एज द लैंग्वेज ऑफ द पीपल वॉज नॉट बीइंग चेंज हिंदी, हिंदी वॉज बीइंग संस्कृताइज एज वर्ड फ्रॉम उर्दू। फ्रैंकली स्पीकिंग, दुर्गाबाई का डर ये था कि आप किसी भी भाषा को इस प्रकार से इम्पोज नहीं कर सकते हैं। उनका मानना था कि दक्षिण भारत में इसको लेके काफ़ी विरोध भी हो रहे थे, तो इस भाषा को अगर इस प्रकार से हम इसको लेकर के आएंगे तो बहुत ज़्यादा विरोध का प्रदर्शन देखना पड़ेगा हमें। बहुत से मेंबर्स ऐसे थे, दे हैव टॉक्ड अबाउट द स्पिरिट ऑफ एकोमोडेशन। स्पिरिट ऑफ एकोमोडेशन का मतलब है कि सभी भाषाओं को किसी प्रकार से समाहित किया जाए और ऐसी कोई बात न की जाए जिससे कि स्थिति और विस्फोटक हो सके। शंकर राव देव जो मामले से थे वो भी इस बात में एग्री करते थे। टी.आर. रामलिंगन चेट्टियार फ्रॉम मद्रास, ही सेड क्लियरली कि लेट्स नॉट पुश हिंदी एग्रेसिवली। अगर आप एग्रेसिवली हिंदी को पुश करेंगे तो शायद वो एक्सेप्टेबल नहीं हो पाएगी। और अब अगर हम बात करें फाइनली, तो देख सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इमर्ज थ्रू ए प्रोसेस ऑफ इंटेंस डिबेट एंड डिस्कशन। काफ़ी डिबेट हुआ, डिस्कशन हुआ, हर क्लास पर डिबेट हुए हैं और बहुत सारे कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज़ थे, बहुत सारे विरोधाभासी मत थे बीच में लोगों के, जो कि निगोशिएट किया गया और डिबेट किया गया उसके ऊपर। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया गया। तो वैसे तो हमारे संविधान की बहुत सारी विशेषताएं हैं, बट आई कैन से कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, कि सभी एडल्ट्स को वोट देने का अधिकार भारतवर्ष की एक बड़ी अचीवमेंट थी। बड़े बड़े देश की दुनिया की हस्तियाँ देखिए, चाहे आप अमेरिका देखिए, ब्रिटेन देखिए, दे हैव नॉट गिवन देम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एट ए स्ट्रेच। उनके यहाँ पहले पुरुषों को अधिकार मिला, कुछ लोगों को, पुरुषों को जो प्रॉपर्टी थी उनको मिला, धीरे धीरे मिला, फिर बहुत संघर्षों के बाद महिलाओं को मिला। लेकिन भारतवर्ष में शुरुआत से ही हमारे संविधान निर्माताओं ने सभी एडल्ट्स को, सभी वयस्कों को बराबर का वोट देने का अधिकार दिया था। तो एक बड़ा अचीवमेंट है ये। हम सभी जानते हैं कि दुनिया का लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है ये। और इसमें एक बहुत बड़ी चीज़ और आती है कि कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म, सभी धर्मों को समान माना जाए और स्टेट का कोई धर्म ना हो, देयर इज़ नो ऑफिशियल रिलीजन फॉर द कंट्री। तो ये बड़ी अचीवमेंट्स थी। आप देख सकते हैं कि नेहरू इज साइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके साथ ही आई होप कि आई हैव मेड माई पॉइंट्स क्लियर।